रहमानुर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने पढ़ रहे थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जी जी, अगर आपसे पूछा जाए कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो क्या डेफिनेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जी बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या डेफिनेशन है? जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor. EMF क्या होती है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या चीज होती है जो करंट को तार में ड्राइव करती है? EMF। जी बेटा वो वहीं से शुरू किया अहमद। EMF induced in a conductor is directly proportional to rate of change of or rate of cutting of magnetic flux linking the conductor. ये Faraday's law of electromagnetic induction. EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor. ये है जी फैराडेज लॉ। इसका मतलब है कि कोई वायर जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी उतना ज्यादा उसमें वोल्टेज पैदा होगी। ठीक है, आपने ओ लेवल में ये चीज पढ़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आप ये चीज देखें, जरा पॉइंट नोट करें आप। ठीक है ना, पॉइंट आप नोट करें। लेकिन इस के ये देखें, ये वायर बल्ब है और ये बैटरी है। ये स्विच क्लोज है। अब आप स्विच क्लोज करें तो करंट फ्लो करता है। बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर लाइट में कन्वर्ट होती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये बल्ब है और यहाँ वायर है और इस वायर में कोई वो नहीं है, बैटरी नहीं है, और तब आप इस बल्ब को कैसे जला सकते हैं? जी, अगर आपके पास वायर है और आपने इस बल्ब को जलाना है तो कैसे जलाएंगे? आपका इसका तरीका जो है वो 1831 में फैराडे ने डिस्कवर किया। माइकल फैराडे ने, उसने कहा कि ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट ले लें आप। ये उसके साथ साउथ पोल और नॉर्थ, सामने साउथ पोल आ गया मैग्नेट के, और यहाँ वो वायर पड़ी है, ये उसका बल्ब है। और आप तेजी से उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, आपने वो लेवल में पढ़ा हुआ है, तो इसमें वोल्टेज पैदा होती है। ठीक है कि नहीं? तो आए अब आप इनको हम स्टेप वाइज देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये वोल्टेज डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये वोल्टेज क्या करती है? डिपेंड करती है। ये देखिए, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है इस तरह से, और ये वेलोसिटी वी है। ठीक है कि नहीं? और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है। EMF induced in a conductor is directly proportional to magnetic flux density. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। अगर मैं डायरेक्शन निकालने किस डायरेक्शन में करंट निकालूं तो हम लेफ्ट हैंड वाला इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी आ रहा हूँ, बताता हूँ। And this EMF is directly proportional to the velocity with which the wire moves down and cuts the magnetic lines of field. ये V जो है ये वोल्टेज नहीं है, वेलोसिटी है। और ये E जो है EMF है, वोल्टेज है। And this EMF, ये voltage is directly proportional to the length of wire in the magnetic field.
इससे ये बात पता चलती है कि बड़े मैग्नेट्स हों तो ज्यादा बड़ी वोल्टेज प्रोड्यूस हो। इन्हें कंबाइन करें तो ये BLV है और EMF इज इक्वल टू माइनस BLV। नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ क्या है ये डिस्कशन फिलहाल हमने बिल्कुल रोका हुआ, हम इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। और EMF हम डायरेक्ट बल्कि यूं लिख देते हैं BLV। इसका मतलब है जितनी तेजी से वो वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी उतनी ज्यादा उसमें वोल्टेज पैदा होगी। ये तो इसका एक मतलब एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, उससे हम इसको जज कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर फार्मूला है फैराडेज लॉ का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है कि EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। EMF यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होगा और जिस रेट पे चेंज होगा EMF उससे रिलेटेड है। और EMF इज इक्वल टू माइनस N। ये EMF का फार्मूला है वो। सर आज कल के लेक्चर की रेपिटेशन है सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बीच में एकदम कनेक्शन ब्रेक हो गया था, आई एम सॉरी। हम आगे चलते हैं। अच्छा,
कनेक्शन ब्रेक हो गया था, हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, इसका ये सर आज कल की लेक्चर की रेपिटेशन है? थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, आप सुनते जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वायर देखें, यानी वायर ऐसे है, आप उसको सिर्फ ये वाली चीज देख रहे हैं। इस वायर को अगर यूं ड्रैग करें, आप यूं फोर्स लगाएं, तो फिर पूछें क्या होता है। अगर आप इस वायर को यूं ड्रैग करें, ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, इसमें जो वोल्टेज पैदा होती है वो किस किस डायरेक्शन में होती है। उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ये देखें इस तरह से, ये आप देखें, आपने वायर को यूं फोर्स लगाया इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट का फर्स्ट फिंगर, और ये करंट है, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, इसमें से व्हाइट पेपर में से करंट बाहर आ रहा है। तो ये चीज किस तरह से होगी? ये निशान आपको पता है कि आप वायर में अगर ये बताना चाहें कि करंट बाहर आ रहा है तो ये डॉट लगाते हैं। अगर आप वायर में ये बात बताना चाहें कि वो अंदर जा रहा है तो आप क्या क्रॉस लगाते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वायर को यूं ड्रैग करें, तो वायर को इस तरह से ड्रैग करने से आप में ये फोर्स इस तरफ को आप आ रही है आपके पास, ये यूं यूं, और ये मैग्नेटिक करंट बेटा इसको ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये चीज है कि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका मतलब ये है कि when we drag the wire, when we push or drag the wire in magnetic field, EMF is induced in the wire. When we push or drag the wire in magnetic field, EMF is induced in it. In order to know the direction of current, in order to know the direction of induced EMF or current, we apply Faraday's right hand rule. Fleming's right hand rule. We apply Fleming's right hand rule. सर राइट क्यों, लेफ्ट क्यों नहीं? ठीक है, अब एक बात याद रखें, तार में ऑलरेडी करंट हो और उसे फोर्स लगे, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है ना, तार में ऑलरेडी करंट हो और उसको फोर्स लगे तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। इसीलिए आपको पता है, आप करंट दें तो मोटर में वो घूमती है, उस पर फोर्स लगता है, इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल भी कहते हैं। और अगर आप फोर्स लगाएं और आपके फोर्स लगाने से वायर मैग्नेटिक फील्ड कट करे, उसमें करंट पैदा हो, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अगर वह ऑलरेडी फोर्स हो, आप लगाएं, फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से करंट प्रोड्यूस हो, तो आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है ना, और अगर ऑलरेडी करंट और करंट की वजह से फोर्स लगे तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आए अब जरा देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें और कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सैफ अली साजिद, बेटा मैंने अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़ाए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब सबसे पहली बात देखें कि वोल्टेज पैदा किस किस हालत में। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यूं। अगर कोई वायर इस तरह मूव करवाई जाए, यानी ये जो मैंने आपको निशान दिखाया ना, ये समझे ये यूं वायर है जो यूं लेके जाएगी। अब ये वायर जब इस तरह मूव करती है तो इसमें क्या होता है बेटा? यार मुझे बताएं, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी? आप अपने ओ लेवल नॉलेज से जानते हैं कि वायर को, इसमें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट ही नहीं हो रही, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड।
no EMF is induced in the wire which is moving parallel to magnetic lines of field. ठीक है कि नहीं? No EMF is induced in the wire which is moving parallel to the magnetic lines of field. इसमें कोई EMF प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है कि नहीं? और अगर इस तरह मूव करे, इस तरह से करे तो मैक्सिमम EMF होगा। अगर कोई वायर यूं है और यूं 90 डिग्री पर आ रही है तो मैक्सिमम EMF इंड्यूस होगा। क्या होगा? मैक्सिमम EMF इंड्यूस होगा। अच्छा, अगर फर्ज करें कि वो यूं आ रही हो, ये देखिए, अगर वो यूं आ रही हो, ऐसे आ रही हो, इस तरह आ रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये एंगल थीटा है ना, जो उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला v sin थीटा, उसकी वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के बेटा क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। इससे जो वोल्टेज पैदा होगी वो बराबर होगी BLV sin थीटा। जो वोल्टेज पैदा होगी वो BLV sin थीटा के बराबर होगी। यानी जब क्या कहते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, वो वाला वेलोसिटी कंपोनेंट वो इंपॉर्टेंट है वोल्टेज प्रोड्यूस करने में। मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी, किसी ने कोई बात पूछनी? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर फर्ज करें कि ये यूं है वायर, अगर एक वायर नहीं है, बहुत सारा वायर्स है, फर्ज करें ये एक गुच्छा है तारों का, यानी इस तरह करके ये बहुत सारी वायर्स हैं, और आप इनको इकट्ठा करके, ऐसे इकट्ठा करके, यूं इकट्ठी करके यूं लेकर आए, इस तरह से यूं लेकर आए, यानी इफ दे मूव इन लाइक दिस, और ये सारी आपस में लेटर ऑन सीरीज में कनेक्टेड है, यानी इस तरह से हैं कि ये वायर्स सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड का मतलब है कि इनमें जो वोल्टेज ऐड, वो ये देखिए, हाँ, इसमें से जो करंट आ रहा है वो यूं ऐसे जा रहा है, इसमें से जो करंट आ रहा है वो यूं जा रहा है, ऐसे। ये वायर्स आपस में सीरीज में अगर कनेक्टेड हो तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो NBLV sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप जरा नोट करें कि अगर आप ये देखें, किसी वायर को यूं 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 नीचे लाएंगे तो उसमें से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एसेंशियली वो नीचे ही तरफ रही है, और नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहेगी। और अगर आप किसी वायर को ऐसे लेफ्ट राइट मूव करेंगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ जाते हुए वोल्टेज भी नहीं प्रोड्यूस होगी, इस तरफ भी नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन अप एंड डाउन मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होगी। यानी कि ये वायर है, ये यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो इससे वोल्टेज प्रोड्यूस चेंज उसमें होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है कि नहीं? करंट की डायरेक्शन से तो फर्क नहीं पड़ेगा जी, करंट की डायरेक्शन से तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, करंट की डायरेक्शन से देखिए ना, आप एक फर्ज करिए एक वायर है, इसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिव शो करते हैं, जब उसमें करंट उल्टी तरफ शो करता है तो आप उसको नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि करंट बेशक एक स्केलर क्वांटिटी है मगर उसकी डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटीज में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्केलर क्वांटिटीज में पॉजिटिव नेगेटिव होते ही नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आप ये चीज देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। बेटा जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि हमने पढ़ा है कि अगर इस वायर को ड्रैग करके नीचे लेकर आए तो इसमें अगर हम जानना चाहें कि वोल्टेज किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं। ये देखिए, करंट यूं आ रहा है, ये नॉर्थ से साउथ, और करंट आउट ऑफ द वाइट पेपर आ रहा है, यानी ये इधर से इस तरह से, ये यूं ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जनाब इसमें ये चीज इस तरह से है, ये करंट यूं आ रहा है। ठीक है कि नहीं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने पढ़ा है। और आज जो है, अब हम आगे लेके चलते हैं बात को, और क्या कहते हैं, इसी बात को आगे लेके दोहराते चले जाते हैं। ठीक है? अच्छा, फर्ज करें
कि आप मुझे बताएं कि एसी करंट किस तरह का होता है। मैंने एसी करंट पर काफी दफा आपको ये बात बताई हुई है, और आप खासतौर पे जो थर्सडे को लेक्चर हुआ था उसे गौर से सुनिएगा, मगर मैं दोबारा एक दफा दोहरा देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो वो उसका करंट जीरो है, अगर वो मूव करता है तो उसका करंट उसके साथ अब एसोसिएटेड है, अगर वो फास्ट मूव करता है तो ये बिगर करंट है, और अगर वो स्लो मूव करता है तो ये स्मॉल करंट है, और अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसकी एक डायरेक्शन है करंट की, और अगर वो ऑपोजिट वाइब्रेट करता है तो उसकी करंट की डायरेक्शन उलट है। अब आप ये थॉट एक्सपेरिमेंट ले लें, ये फर्ज करें कि ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम में हमने यहाँ एक प्रोटॉन बांधा हुआ है। अब प्रोटॉन को आप पेंडुलम से बांध तो नहीं सकते, इसीलिए ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट वो होता है जिससे आप अपने जहन में सोचते हैं सिर्फ। अब देखिए ये प्रोटॉन यूं स्विंग करके यूं गया, अब जब ये प्रोटॉन यूं गया तो इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बीट लगाई, वापस आया, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, प्रोटॉन यूं जाकर यूं वापस आया, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, उसी तरह का उसका करंट टाइम ग्राफ, ये करंट। इस करंट की खसूसियत क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है, फिर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। इस तरह का जो करंट होता है इसे कहते हैं साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसाइडली वेरिंग, फिर से समझा देंगे प्लीज? जी मैं समझा देता हूँ बेटा। ये बात है कि ये एक प्रोटॉन है, आपने इस प्रोटॉन को, अच्छा रुका हुआ प्रोटॉन मीन जीरो करंट, प्रोटॉन मूव कर रहा है तो उसका एक करंट है, तेज प्रोटॉन मूव करे तो उसकी करंट ज्यादा है, और अगर स्लो मूव करे तो उसका करंट कम है। अब एक प्रोटॉन को यहां से छोड़े तो वो यूं स्विंग करके इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, उसकी वेलोसिटी इधर से इंक्रीज की, मैक्सिमम हुई इस पॉइंट पे, ये जब यहाँ था तो ये था पॉइंट, यहाँ से इधर पहुंचा तो इधर आ गया, और फिर यूं जाके रुका तो ये पॉइंट आ गया, और फिर जब वापस मुड़कर मैक्सिमम हुआ तो वो ये पॉइंट था, और फिर जब यहाँ रुका तो फिर ये पॉइंट। तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, और फिर उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज हुई। बिल्कुल उसी तरह से उसका करंट टाइम ग्राफ भी इसी तरह का होगा। करंट टाइम ग्राफ बिल्कुल वेलोसिटी जाओगे, जहां जहां प्रोटॉन रुका हुआ है वहां वहां उसका करंट जीरो है, जहां जहां प्रोटॉन की स्पीड मैक्सिमम है वहां वहां उसका करंट मैक्सिमम है। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है और फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, और हर डायरेक्शन में कभी वो इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, और फिर उसमें भी डिक्रीज करता है। तो ये जो यानी वायर में इस तरह से, यानी इस, और जब एक एसी करंट एग्जिस्ट कर रहा होता है वायर के अंदर, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस करंट के रीजन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और उनके रास्ते में अगर कोई एटम आ जाए तो उससे टकराते भी हैं और उसको अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन नेवरदलेस उनकी मोशन एक SHM टाइप मोशन ही होती है। इसको कहते हैं साइनोसाइडली वेरिंग एसी करंट। तो हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि ये जब हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में यही इसी से बार बार हमारा पाला पड़ रहा हूं। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं? जी जी अच्छा, अब उसके बाद ये देखें, ये एक तार है, ये क्या है जी? एक तार है, ठीक है, तार आ गई है, इस तार को हमने यहां से टाइटली ग्रिप किया हुआ, पकड़ा, अच्छी तरह बंधा हुआ, और यहां से एक पुली के ऊपर से गुजार कर नीचे वजन लटकाया हुआ। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये तार टाइट हो गई, बिल्कुल टाइट, और नीचे हमने ऐसे बकेट विद फोम भी रखी हुई। बकेट विद फोम इसलिए रखी है कि ये वेट टूट कर इसमें गिरे तो खराब ना हो, फर्श खराब ना करे, खुद खराब ना हो, और किसी के पैर को डैमेज भी ना करे। और इस वायर से हम एक और वायर जोड़ लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर आप बेशक बल्ब लगा लें कोई, मेरा दिल है कि इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो, तो हम इधर एक मैग्नेट रख लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है कि नहीं? अब इस वायर को आप प्लग करें, इसको फर्ज करें मैं इस तरह दिखाता हूँ कि प्लग किया है। जब आपने इसे प्लग किया तो ये वायर वाइब्रेट करती है, जब ये वायर वाइब्रेट करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी कट करेगी। फर्ज करें ये मेरी जो फिस्ट है, इसे आप फेस ऑफ साउथ पोल, नॉर्थ पोल समझें, और यहाँ से ऐसे देखें साउथ पोल है, वायर उनके दरमियान यूं 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 वाइब्रेट करेगी, और जब वाइब्रेट करेगी तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। जब वो वाइब्रेट कर रही होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर, वो खुद ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है,
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। उसका मतलब व्हेन अ वायर वाइब्रेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें और कोई भी वो नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, आपने उसे प्लग करके छोड़ दिया, वो वाइब्रेट करती है। जब वो वायर वायर वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बार बार कट करती है। यानी फर्ज करें कि ये फेस ऑफ, ये मैग्नेट है, इसका फेस है, तो इसके सामने से जब वो यूं 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 वाइब्रेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। तो उससे भी इसमें वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो इस तरह की वोल्टेज होती है। आपने देखा है, तो इसका मतलब है जब कोई वायर वाइब्रेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें साइनोसाइडल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। एक ऐसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जो साइन वेव को फॉलो करती है, या साइन वेव को फॉलो करे या कॉस को। क्योंकि अगर आप थोड़ी बाद ग्राफ को थोड़ा सा लेट कर दें, ये वाला हिस्सा ग्राफ का ना बनाएं, तो यही कॉज है। और अगर आप इसको थोड़ी और लेट कर दें, थोड़ी देर बाद शुरू करें ग्राफ को, तो ये माइनस साइन है। और इसको यहां से बनाए तो ये माइनस कॉज है। तो पता चला कि साइन हो, कॉज हो, माइनस साइन हो, माइनस कॉज हो, फैमिली एक ही है, साइनोसाइडल फैमिली कहलाती है। फर्क सिर्फ स्टॉप वॉच के ऑन ऑफ होने का होता है कि किस टाइम से आपने उसकी काउंटिंग शुरू की है टाइम की। इसका मतलब है जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करेगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, खुद भी उसके उसके एवरी पॉइंट उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टाइल में करेगी। नतीजतन उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो करंट का रिस्पॉन्सिबल होंगे वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। और इस तरह की जो वोल्टेज होती है उसे साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और हम पढ़ते इसे क्यों है? क्योंकि ये बड़ी कमर्शियली आराम से कम पैसों में प्रोड्यूस हो जाती है। वरना हमें कोई बहुत शौक नहीं है साइन ग्राफ से पढ़ने का, लेकिन साइन ग्राफ इजीली प्रोड्यूसेबल है। आपको पता है इस तरह की बिजली प्रोड्यूस करना, ऐसी वाली रेक्टेंगुलर एसी, ये बहुत मुश्किल है और ये इनएफिशिएंट और बहुत महंगी है। हमें इस तरह की बिजली नहीं हम प्रोड्यूस कर सकते। इस तरह की बिजली पूछे कब प्रोड्यूस होती है? आप अगर वायर को कांस्टेंट स्पीड से नीचे लेके जाएं और फिर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जाएं तो इस तरह की बिजली पैदा होगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप देखें, द इजीएस्ट मैकेनिकल सिस्टम विच कैन बी डिजाइंड इन विच द वायर कंटिन्यूसली कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? वो है जनाब माउंटिंग द वायर ऑन अ ड्रम। वो किस तरह से? ये देखें, ये एक नॉर्थ पोल, ये यूं यूं, और ये जनाब इस तरह से करके ये ये यूं। ठीक है कि नहीं? इसके साथ बीच में एक आप ड्रम नुमा एक स्ट्रक्चर रख लेते हैं। इसको कहते हैं, लोहे का होता है, अंदर से सॉलिड लोहा है, खाली नहीं अंदर से। इसे बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है कि नहीं? इस आर्मेचर के ऊपर आप तार को ऐसे करके इसके साथ साथ यूं वाइंड कर देते हैं तार, ये कॉइल बन गई। और यहां पर आप इसके फिन्स लगा देते हैं, पर लगा देते हैं। पर लगा देने, इनको कहते हैं टरबाइन। इनको क्या कहते हैं? टरबाइन। आप इस पे पानी गिराएं तो ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने से ये आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो वायर घूमेगी, वायर घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली कट करेगी। जब वो वायर को मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली कट करेगी तो उसमें बिजली पैदा होगी, उसमें साइनोसाइडली वेरिंग एसी वोल्टेज पैदा होगी। तो ये है तरीका बिजली पैदा करने। बेटा, दुनिया जहां में कमर्शियल बिजली इसी तरह जनरेटर से पैदा की जाती है। फर्क सिर्फ टरबाइन को घुमाने के तरीकों में होता है। अगर हवा के जोर से टरबाइन घूमे तो उसको कहते हैं विंड एनर्जी, और अगर पानी गिराएं टरबाइन पर और फिर जो है वो बिजली, टरबाइन घूमे और बिजली पैदा हो तो उसे कहते हैं हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोयले को जलाकर पानी को स्टीम बनाएं और स्टीम के प्रेशर जेट से टरबाइन रोटेट करें तो इसको कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पेट्रोल के जोर पर इंजन के जरूर टरबाइन को घुमाएं तो वो कहलाएगी, वो भी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। तो आपको ये बात पता चल गई कि बिजली जनरेटर से ही पैदा होती है, फर्क सिर्फ टरबाइन के घुमाने के तरीकों में होता है, और घुमाने के तरीकों से वो बिजली का नाम बदल जाता है। ठीक है कि नहीं? मैंने कहा यार देखो, बिजली दुनिया जहान में इसी तरह पैदा होती है। बैटरियों के अलावा अगर बिजली पैदा करनी है तो यही तरीका है बिजली पैदा करने का, फर्क सिर्फ टरबाइन के घुमाने के तरीकों में होता है। अगर आप इसमें पानी गिराएंगे, अगर आप इस टरबाइन पे पानी गिरेगा, टरबाइन पे पानी गिरेगा तो फिर क्या होगा? टरबाइन के पानी गिरने से क्या होगा? वो जनरेटर किस तरह, मैंने बताया कि ये
दुनिया जहान में बिजली इसी से पैदा होती है, ये आर्मेचर है, इस पे कॉइल है, फर्क सिर्फ घुमाने के तरीकों में होता है। अगर पानी गिरे और टरबाइन घूमे तो यही बिजली हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अगर हवा के जोर से ये मोटर नहीं है, मोटर से जनरेटर मोटर से मिलता जुलता है। इसमें आप देखें, यू आर नॉट सप्लाइंग करंट टू दिस थिंग, आप इसे करंट नहीं सप्लाई कर रहे, आप इसको सिर्फ घुमा रहे हैं। इसके घुमाने के तरीके से ये वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है और इसमें वोल्टेज पैदा होती है और यहां से करंट फ्लो करके बाहर आता है। आप इसे करंट नहीं दे रहे हैं अंदर की तरफ। आए जरा देखते हैं कि ये मोटर से किस तरह फर्क होती है। ठीक है, ये देखें, मोटर में और जनरेटर में फर्क होता है। ये मोटर है, ये जनरेटर है। मोटर में ये होता है, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है कि नहीं? और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है कि नहीं? मोटर में ये चीज हो रही होती है। ये देखिए, नोट करें आप, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, साउथ पोल ये इस तरह से है, ये नॉर्थ पोल है, ये बीच में एक कॉइल है। आप नोट करें कि इस कॉइल को आप करंट दे रहे हैं। इसके यहाँ से जो कनेक्शंस यहाँ से लगते हैं, ब्रशेस वगैरह लगते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगता है और यहाँ से भी स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूं लगाते हैं। आप ये नोट करें कि आप इसको वोल्टेज आप दे रहे हैं, आपके वोल्टेज देने से वो करंट फ्लो करता है उसमें। ठीक है कि नहीं? स्विच क्लोज, आपने इसमें करंट सप्लाई किया, करंट इसमें फ्लो किया और उससे ये प्रोड्यूस, ये है मोटर। जब ये कॉइल घूमती है तो इससे आगे आप इससे कोई काम ले सकते हैं। आप इधर पंखा लगा दें और उसकी हवा लें और उसके मजे लें, या आप इसे मोटर से कनेक्ट कर दें, वो पानी पंप करके बाहर निकालें, या आप इसको रडर बना दें जहाँ शिप का और रडर घूमे और उससे शिप आगे चले। तो इसका मतलब है मोटर के रोटेशनल इफेक्ट से आप मुख्तलिफ किस्मों के काम ले सकते हैं। ये है जी मोटर, जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, वो इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसको फिर आगे आप यूज करते हैं। जनरेटर में क्या होता है, आप नोट करें कि जनरेटर में बैटरी नहीं लगी हुई। ये कॉइल है जो एक्चुअली किसी आर्मेचर पर वाउंड हुई भी होती है और यहां पर से आप उसको घुमाने का बंदोबस्त है। ये टरबाइन है, इसके फिन्स हैं। ठीक है ना? इस पे पानी अगर गिरे तो ये टरबाइन्स घूमते हैं, टरबाइन के घूमने से कॉइल घूमती है, कॉइल के घूमने से वोल्टेज पैदा होती है। और यहाँ पर अगर आप आगे ब्रशेस लगा लें या कोई चीज भी लगा लें तो उसको आप आगे, या बेशक स्लिप रिंग्स लगा लें और कनेक्ट करें। आगे आपने बल्ब लगाना है। आप देखें इधर आपने कोई वो नहीं लगाई, आपने कोई क्या उसे कहते हैं, कोई बैटरी नहीं लगाई। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो जनरेटर जो है वो मोटर से फर्क होता है। जनरेटर क्या होता है? मोटर से फर्क होता है। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या है? वो ये है कि जनाब, जब जनरेटर घूमता है तो ये देखें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है कि नहीं? ये एक वायर है, फर्ज करें ये ड्रम है, ये ड्रम आर्मेचर है जो यूं यूं गोल गोल घूम रहा है। इसके ऊपर वायर भी यूं यूं गोल गोल घूम रही, यूं यूं गोल गोल घूम रही। उस वायर के गोल घूमने से होता क्या है? जब वो वायर यूं इसके ऊपर से गुजरती है, यूं, उसकी ये वेलोसिटी है। ये उसकी वेलोसिटी, वो गोल गोल घूम रही है। अच्छा, अब ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वायर है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब इसकी वेलोसिटी ये है तो इससे ईएमएफ जो उसमें जनरेट होगा वो होगा 0। जब वो वायर घूम कर यहाँ पहुंचेगी, इस जगह पर उसकी वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़ा परफेक्टली कट कर रही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो यहाँ उससे ईएमएफ जो जनरेट होगा वो मैक्सिमम होगा और यहाँ बीच में 0 और मैक्सिमम के बीच होगा प्रोड्यूस। फिर यहाँ से जब वो इधर आएगी तो यहाँ पर वो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रही है।
इससे उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा 0, इसमें ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा 0, और यहाँ से यूं जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर फिर अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ उसके अंदर ईएमएफ फिर प्रोड्यूस होगा जो कि मैक्सिमम होगा, बट दिस टाइम इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नीचे आते हुए जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है और ऊपर आते हुए जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में उलट होगी, और फिर यहाँ 0। इसको अगर आप जब ग्राफिकली शो करते हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर वोल्टेज 0 थी, यहाँ पर मैक्सिमम थी, तो ये पॉइंट वोल्टेज, यहाँ वाई एक्सिस पर वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ आई है तो वोल्टेज दोबारा 0 की तरफ आ गई, फिर जब ये यहाँ से यहाँ आई है तो ये वोल्टेज यूं हो जाएगी, और जब वो यहाँ से यहाँ आई है फिर वोल्टेज ये यूं इस तरह से। ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं कि मसला तो नहीं। और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है ये पूछें किस बात पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है नवाब पे, ठीक है कि नहीं? यानी नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज्यादा हो, एरिया ऑफ द कॉइल ज्यादा हो, यानी बड़ा जनरेटर हो, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो, जनरेटर तेज तेज घूमे, तो नवाब पे मैक्सिमम वोल्टेज डिपेंड करती है। जितना ज्यादा नवाब होगा उतनी ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और तेज तेज घूमेगा तो और अच्छी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ये जी बातें थी, जनरेटर की बातें थी, वोल्टेज की बातें थी और फैराडेज लॉ की बातें थी, ठीक है कि नहीं? और अब मैं आखिरी जो बात करने लगा हूँ वो है जी इसमें, बल्कि जनरेटर के हवाले से आप ये चीज देख लें कि जो वोल्ट जनरेटर को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। वो पूछे वो क्या है? ये टाइम इन सेकेंड्स है, वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज इस तरह से ये जा रहा है यूं करके, ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं? अब इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है, जो V मैक्सिमम वोल्टेज है, वो है जी नवाब के बराबर, और किसी भी टाइम, ये टाइम पीरियड है, तो किसी भी टाइम पर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल T इनटू T। इस तरह से आप इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये नवाब क्या है? नवाब मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसको नवाब बोलते हैं। नवाब मींस नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा कॉइल में टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। यानी अगर एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, यूं देखें, ये मैग्नेट यूं, ये यूं ऐसे है, यूं 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 यूं, जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के ज्यादा होंगे तो इसमें वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर इसका ये एरिया ज्यादा होगा तो भी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। एरिया ज्यादा होने का मतलब है इसका साइज ज्यादा है, ज्यादा बड़ा साइज है इसका, इसमें ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। और बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ज़ाहिर है मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो उसका फील्ड लाइंस कट करेगी तो ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन 2 पाई T ओवर कैप इनटू T करें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज का मामला आ जाता है। तो सर ये वोल्टेज एट एनी टाइम का मामला आ जाता है। कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी नहीं समझ आया? हेलो, चलें इसी बात को एक और तरीके से देखें, चलें इसी को एक और बात से देखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा आपको कहता है कि जी ये किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेटा ये किसी का क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर कोई कहता है कि ये किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मुझे बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन, और आपसे मांगता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आप कैसे बनाएंगे? जी जी यार, अगर ये किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कोई आपसे कहता है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ग्रेडियंट होती है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की क्या होती है? ग्रेडियंट होती है। ये ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है? 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर उसकी ग्रेडियंट क्या है? 0, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0। यहाँ इसकी ग्रेडियंट क्या है? इन सब मुकामात पर एक्सेलरेशन 0।
इस जगह पर उसकी ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इस मुकाम पर उसकी ग्रेडियंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और इस मुकाम पर उसकी, मैंने कहा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर किसी बॉडी का हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर किसी बॉडी का हो और कोई कहे, कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो किस तरह होगा? इसकी ग्रेडियंट जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव होगी, यहाँ पर उसकी ग्रेडियंट 0 होगी, यहाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है, यहाँ इस तरह, तो ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं? ये यूं। अब इसी बात को इस समझें जो है ना, अगर आपसे ये देखिए ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और अगर कोई कहे कि जी माइनस एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाए तो आप ज़ाहिर है इसी को ही आप उल्टा बना देते हैं, इसी को क्या बना देते हैं? उल्टा कर देते हैं, ये माइनस एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं? यूं करके इस तरह से बना देते हैं, उल्टा करके बना दें आप उसको। आपके आप सर आप पढ़ा वोल्टेज रहे थे, एकदम छलांग लगाकर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे क्यों चले गए? वो मैं बताता हूँ। ये देखें, कि ये नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये कोई कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं। जब आप इस कॉइल को रोटेट करते हैं, ये कॉइल इस तरह थी, इस वक्त इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? जी, तो मुझे बता सकता है इस वक्त इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? जी जी, कोई बता सकता है इसमें इस वक्त कितना फ्लक्स गुजर रहा है? जी, इसमें कितना फ्लक्स गुजर रहा है बेटा? जीरो। बता सकते? जी, इसमें 0 फ्लक्स गुजर रहा है। से ब्लर आ रही है। हाँ, स्क्रीन मुझे ब्लर आ रही है, बहुत ब्लर आ रही है। अच्छा, से बेहतर होगी थोड़ी। अच्छा, इस वक्त देखें फ्लक्स जो है वो इसमें से क्या है? 0। इस वक्त इसमें से फ्लक्स क्या आ रहा है? 0 फ्लक्स आ रहा है। ये वाई एक्सिस पर यूं फ्लक्स इस तरह से ले, जब ये कॉइल यूं ऐसे घूमती है, इस तरह से घूमती, इस तरह से हो जाएगी। जब ये कॉइल इस तरह थी, अब जब ये कॉइल यूं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी यूं, तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। फिर ये घूम कर, यानी पहले जो पोर्शन ए बी था वो यहाँ ऊपर आ गया, ए बी, और जब दोबारा यहां से घूमकर ऐसे पोर्शन ए बी इधर चला जाएगा, यूं पहुंचेगा, तो फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा? दोबारा 0 हो जाएगा, फ्लक्स टाइम ग्राफ यूं हो जाएगा। सर जब ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं तब थोड़ा सा तो कट करता होगा बेटा, वो हम ज्यूम करते हैं 0 बेटा, हम इतने इस तरह का नहीं वो करते एनालिसिस बड़ा सही है सर। और जब कॉइल वहां से घूमकर उल्टी तरफ आएगी तो फ्लक्स उसका यूं गुजरेगा, उसमें से फ्लक्स टाइम ग्राफ यूं उस तरह। अब अगर फ्लक्स टाइम ग्राफ उसका इस तरह से है, जो उसका ईएमएफ है वो किसके बराबर है? -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब जाहिर है इसकी ग्रेडियंट को प्लॉट करेंगे, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है जनरेटर कॉइल में, वो क्या होता है? वो इसकी ग्रेडियंट से उसका ताल्लुक है। तो आप खुद देखें, इसकी ग्रेडियंट यहाँ पर इसका ईएमएफ इससे इंड्यूस कितना होगा? यहाँ 0, और यहाँ पर इसकी इसे ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0। यहाँ इसकी ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है, वो यूं ले लेते हैं। यहाँ इसकी ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव है, वो यूं ले लेते हैं। यहाँ ग्रेडियंट पॉजिटिव है। तो ये चीज जो है, ये है जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके साथ अगर n मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी यूं करने, ठीक है कि नहीं? और माइनस जब लगाएंगे तो ये यूं हो जाएगा, पूरा ग्राफ ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ आ गया। अब इससे डरने की बात नहीं है ज्यादा। अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये माइनस कॉस की शेप में है, ये टाइम छोड़ दें तो ये साइन की शेप में आ जाता है, इस तरह करें तो ये कॉस की शेप में आ जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपके सामने कोई बंदा कहे ना कि वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, तब भी ठीक कह रहा है। अगर वो कहे ना कॉस ओमेगा टी, तब भी ठीक कह रहा है। अगर वो कहे -v0 साइन ओमेगा टी,
तब भी ठीक है। ये सारे साइनोसाइडल ही हैं, ये चारों के चारों एक ही फैमिली है, सिर्फ टाइम के स्टार्ट और स्टॉप होने का फर्क होता है। मुझे बताएं कि मैं दोबारा बता दूं या ठीक है ये? ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलें ठीक है। यहाँ पर बेटा हमारी क्लास खत्म होती है और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।